वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएस एग्जाम टारगेट। आज हम अपनी वीडियो लेके आए कॉन्स्टिट्यूशन। अब कॉन्स्टिट्यूशन में हम पार्ट 5 पढ़ेंगे, जिसमें आर्टिकल 148 से 151 तक आता है, जो हमारे किससे रिलेटेड है, सीएजी से रिलेटेड है। उसके बाद हम पढ़ेंगे ड्यूटीज, पावर्स एंड कंडीशंस। अब ये जो आता है ये 149 आर्टिकल में आता है, कॉन्स्टिट्यूशन के किस में आता है, 149 आर्टिकल्स में। अब इसको हम पूरा डिटेल से पढ़ेंगे क्या क्या है। अब क्या है, अगर आप एसएस का एग्जाम दे रहे हो तो आपको डीपीसी एक्ट तो क्या है, बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए। आपको इस तरह से रटा हुआ होना चाहिए कि अगर कोई आपको नींद में भी पूछेगी इस सेक्शन को बताओ, इस सेक्शन में क्या है, तो आपको पता होना चाहिए। तो इसको हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि सारे सेक्शन हम इसको हाथ के हाथ याद करते चले। अब देखो डीपीसी एक्ट क्या है। डीपीसी एक्ट कब से, 15 दिसंबर 1971 से स्टार्ट हुआ था। अब इसमें क्या है, हमारे टोटल 4 चैप्टर्स हैं जो हमें डिटेल में पढ़ने हैं। और उसके बाद आता है इसमें अभी तक कितने 4 अमेंडमेंट्स हुए। इसमें कितने 4 अमेंडमेंट्स हुए, मतलब 4 टाइम्स इसमें अमेंडमेंट्स हुआ है। वो भी मैं बताऊंगा आपको क्या क्या हुआ है और किस किस टाइम हुआ है। तो हम क्या है, इस वाले डीपीसी एक्ट को हम पूरा डिटेल से ही पढ़ेंगे और सारे सेक्शन हाथ के हाथ याद करते चलेंगे। तो चलिए चलते हैं हम अपनी स्क्रीन पे और स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है हमारा आर्टिकल 148। 148 में क्या बताया गया है कि एक सीएजी होगा, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इसका जो अपॉइंटमेंट है वो कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है। और इसको क्या रिमूव किया जा सकता है, कैसे, जैसे कि जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट का रिमूवल होता है, सेम उसी मैनर में इसको क्या किया जा सकता है, रिमूव किया जा सकता है। उसके बाद आता है हमारा ओथ कौन दिलवाता है इसको, प्रेसिडेंट दिलवाता है। किस शेड्यूल के अकॉर्डिंग दिलवाता है, कॉन्स्टिट्यूशन का जो शेड्यूल नंबर 3 है उसके अकॉर्डिंग इसकी क्या होती है, ओथ होती है। नेक्स्ट सैलरी। अब सैलरी क्या है, सैलरी भी सेकंड शेड्यूल के अकॉर्डिंग मिलती है इनको। प्रेसिडेंट हो गया, पीएम हो गया या फिर सीएजी हो गया, मतलब इन सबको सैलरी भी किसके अकॉर्डिंग मिलती है, कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल नंबर 2 के अकॉर्डिंग मिलती है। अब नेक्स्ट आता है कि सीएजी जो है, अगर इसने एज ए सीएजी अगर काम किया तो ये क्या है, फर्दर ऑफिस कोई ज्वाइन नहीं कर सकता। नेक्स्ट, अब इसमें बताया गया है कि जो इसकी पावर्स होंगी सीएजी की वो कैसी होंगी, जैसा कि प्रेसिडेंट ने बताया है, मतलब प्रिस्क्राइब जो किया हुआ है, रूल्स जो बनाए प्रेसिडेंट ने, वो क्या है, उसके अकॉर्डिंग इसकी पावर्स होंगी। और ये पावर्स जो बनाई जाएंगी, ये रूल्स जो बनाए जाएंगे, ये किसके कंसल्टेशन से बनाए जाएंगे, सीएजी के कंसल्टेशन से बनाए जाएंगे। नेक्स्ट, अब इसके जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है, मतलब इसकी सैलरीज वगैरह हो गई या फिर इसको ऑफिस चलाने के जितने भी खर्चे हैं, वो सारे कहां से किए जाएंगे, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से किए जाएंगे। अब क्या होता है, गवर्नमेंट अकाउंट्स जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, एक कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, और एक क्या होता है, पब्लिक अकाउंट्स होता है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में तो क्या होते हैं, इसके मतलब जो सैलरीज वगैरह हो गई या फिर कुछ रिवेन्यू आ रहा है वो सब हो गया, वो सब किस में होता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में होता है। कंटिजेंसी फंड क्या होता है, ये क्या है, कुछ इमरजेंसी हो या फिर अचानक से कोई एक्सपेंस अगर आता है तो उसके लिए बनाते हैं कंटिजेंसी फंड। ये एक इम्प्रेस्ड अकाउंट की तरह होता है। इम्प्रेस्ड अकाउंट क्या होता है, जैसे अभी इसकी जो लिमिट है वो 500 करोड़ है कंटिजेंसी फंड की। कंटिजेंसी फंड की लिमिट अभी कितनी है, 500 करोड़ है। अब इसमें से मान लो कि कुछ पैसों की जरूरत पड़ गई, अगर इन्होंने निकाल लिए 100 करोड़ निकाल लिए, तो क्या है, फिर दोबारा से इनको कितने 100 करोड़ उसको वापस डालने हैं। जब भी मतलब काम खत्म होता है उसके बाद जितनी जल्दी हो सकेगा 100 करोड़ उसके वापस उसमें डालने, मतलब 500 करोड़ मेंटेन करके चलना, उसको बोलते हैं हम इम्प्रेस्ड अकाउंट। तीसरा आता है पब्लिक अकाउंट। पब्लिक अकाउंट क्या होता है, पब्लिक अकाउंट जैसे कि एक एग्जांपल ले लो, जो हमारा पीएफ वगैरह जाता है वो किस अकाउंट में रहता है, हमारा पब्लिक अकाउंट में रहता है। तो ये 3 तरह के फंड होते हैं। तो इसके जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस होते हैं वो किस पे चार्ज होते हैं, हमारे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे चार्ज होते हैं। नेक्स्ट आता है कि ड्यूटीज एंड पावर्स ऑफ सीएजी क्या क्या होंगी। अब देखो जो डीपीसी एक्ट है वो इसी के अकॉर्डिंग बना, मतलब इसी के बेस पे बनाया है 149
149। तो डीपीसी एक्ट अगर पूछते हैं कि डीपीसी एक्ट कौन से आर्टिकल में आता है, तो 149 में आता है कि इसमें बताया कि सीएजी की क्या है, क्या ड्यूटीज होंगी, क्या इसकी पावर्स होंगी, क्या कंडीशंस है, वो सारी 149 में बताई हुई है। नेक्स्ट 150 आता है। 150 में क्या है, फॉर्म ऑफ अकाउंट्स ऑफ यूनियन एंड स्टेट्स, मतलब यूनियन और स्टेट्स के अकाउंट्स कैसे बनने हैं, ये सब कौन डिसाइड करता है, प्रेसिडेंट डिसाइड करता है, लेकिन किसकी कंसल्टेशन से, मतलब एडवाइस से, सीएजी की एडवाइस से करता है। अब देखो प्रेसिडेंट खुद तो करेगा नहीं, है ना, खुद तो नहीं करेगा प्रेसिडेंट के, खुद जाके करेगा। अब इसके लिए क्या है, काम कौन करता है, सीजीए करता है। सीजीए की फुल फॉर्म क्या है, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स क्या करता है, प्रेसिडेंट के बिहाफ पे क्या करता है, अकाउंट्स बनाता है यूनियन एंड स्टेट्स के। अब ये क्या है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, जबकि सीएजी क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ये क्या है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। अब किसके अंडर में आता है, ये आता है डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। किस में आता है, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में आता है, और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। और जबकि सीएजी क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, क्योंकि इसका क्या है 148 से लेकर 151 आर्टिकल तक क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में बताया हुआ है। अब आता है 151, इसमें आता है ऑडिट रिपोर्ट। अब क्या है, जैसे कि सीएजी ने जो भी क्या है अपना ऑडिट किया, उसकी रिपोर्ट बनाई, तो वो क्या है, अगर यूनियन का केस है तो वो प्रेसिडेंट को सबमिट करता है, और प्रेसिडेंट क्या है, उसको ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट में क्या करेगा, रखेगा, ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट में रखेगा प्रेसिडेंट। और यही केस अगर स्टेट का है, तो स्टेट के केस में क्या होगा, स्टेट के केस में गवर्नर को सबमिट करेगा, और गवर्नर किस में रखेगा, ये लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट में रखेगा। अब ये केस जो है ना, हर बार रिपीट होगा कि यूनियन का केस है तो प्रेसिडेंट को, और स्टेट का केस है तो गवर्नर को, और यूनियन टेरिटरी का केस है तो एडमिनिस्ट्रेटर को। अगर ये कहीं पे नहीं भी मेंशन हो तो आप समझ जाना कि यूनियन के केस में प्रेसिडेंट को सबमिट करते हैं, और स्टेट के केस में गवर्नर को, और यूनियन टेरिटरी के केस में एडमिनिस्ट्रेटर को। अब हमने यहां तक क्या है, 4 आर्टिकल पढ़े। अब एक बार इसको रिपीट कर लेते हैं ताकि याद रहे। 148 में क्या है, अपॉइंटमेंट होता है, किसका, सीएजी का। 149 में क्या है, उसकी ड्यूटीज एंड पावर बताई है, और 150 में बताया गया है कि अकाउंट कैसे बनेंगे और कौन बनाएगा, किसकी एडवाइस से बनाएगा। और 151 में क्या बताया है कि ऑडिट रिपोर्ट जो होगी वो किस 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 को सबमिट की जाएगी। तो अब हमारा स्टार्ट होता है 149 आर्टिकल के अकॉर्डिंग डीपीसी एक्ट 1971, जिसमें क्या है, ड्यूटीज एंड पावर एंड कंडीशंस बताई गई है सीएजी की। अब ये कब से स्टार्ट हुआ था, कब से लागू हुआ था, 15 दिसंबर 1971 से, है ना, 15 दिसंबर 1971। अब इसमें क्या है, टोटल 4 चैप्टर्स हैं। 4 चैप्टर्स को डिवाइड किया, 4 चैप्टर्स में इसको डिवाइड किया हुआ है। टोटल सेक्शन जो है इसके 26 सेक्शन है। अब फर्स्ट चैप्टर में जो है सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 2 तक आता है। सेकंड चैप्टर में इसके क्या आता है, सैलरीज एंड अदर कंडीशंस हैं, जिसमें सेक्शन 3 से लेकर सेक्शन 9 तक आता है। अब ये दोनों ही क्या है, दोनों मतलब सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 9 तक क्या है, सीएजी की इंडिपेंडेंस को बताता है। ये क्वेश्चन आता है कि सीएजी की इंडिपेंडेंस जो बताई गई है वो कौन से सेक्शन से कौन से सेक्शन तक बताई गई है, तो सेक्शन 1 से लेके सेक्शन 9 तक बताई गई है। अब थर्ड चैप्टर जो आता है वो रिलेटेड टू ऑडिट एंड अकाउंट से है। अब इसमें क्या है, 10 से लेके 12 तक अकाउंट्स होता है, मतलब अकाउंट्स के बारे में बताया गया है, और 13 से लेके 20 तक ऑडिट के बारे में बताया गया है। मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, लेकिन ये क्या है, एक ही चैप्टर में आते हैं। उसके बाद आता है हमारा 4th चैप्टर, जिसमें मिसलेनियस कुछ कंडीशंस बताई हुई है, जिसमें सेक्शन हमारा 21 से 26 तक आता है। अब ये कुछ अमेंडमेंट हुए हैं, 4 अमेंडमेंट हुए हैं, ये मैं अभी थोड़ा बाद में बताऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, आप रिलेट कर पाओ। पहले कुछ सेक्शंस हम इसके क्या है पढ़ लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम इसका चैप्टर 1 से। चैप्टर 1 में क्या है, 2 सेक्शन है इसके, सेक्शन 1 और सेक्शन 2। सेक्शन 1 में क्या दिया हुआ, शॉर्ट टाइटल दिया हुआ है, मतलब सीएजी होगा। और सेकंड में क्या है, डेफिनेशंस दी हुई है, कुछ डेफिनेशंस किस किस की, अकाउंट्स की डेफिनेशन दी है, एप्रोप्रिएशन अकाउंट की डेफिनेशन दी है, और सीएजी की डेफिनेशन दी है, और स्टेट्स और यूनियन की डेफिनेशन दी है।
अब अकाउंट्स की डेफिनेशन क्या है? इन रिलेशन टू कमर्शियल अंडरटेकिंग्स ऑफ गवर्नमेंट इंक्लूड्स ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट्स एंड अदर सब्सिडरी अकाउंट्स। अब इन्होंने क्या बताया हुआ है कि अकाउंट्स में क्या क्या आएंगे? इनके जो ट्रेडिंग मैन्युफैक्चरिंग है उसके अकाउंट्स आएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस के अकाउंट आएंगे, या बैलेंस शीट है उसके अकाउंट आएंगे, या कुछ सब्सिडरी अकाउंट है, तो वो सब किस में आएंगे? अकाउंट्स में आते हैं। अब एप्रोप्रिएशन अकाउंट नेक्स्ट आता है, एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है? मीन्स अकाउंट्स विच रिलेट द एक्सपेंडिचर ब्रॉट टू अकाउंट ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। अब क्या है, किसी फाइनेंशियल ईयर में जो जो एक्सपेंडिचर के लिए क्या दिया गया है, जिसके एक्सपेंडिचर के लिए दिया गया है, उनको क्या बोलते हैं? एप्रोप्रिएशन अकाउंट बोलते हैं। जैसे कि मान लो कि अब किसी विलेज के डेवलपमेंट के लिए हमने क्या है, मान लो किसी को 20 लाख रुपीज दे दिए विलेज के डेवलपमेंट के। अब वो उस डेवलपमेंट में क्या है, बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, जैसे कि मेडिकल सेक्टर में आ सकता है ना, वो डेवलपमेंट किसके सेक्टर में आ सकता है? मेडिकल सेक्टर में आ सकता है, एजुकेशन सेक्टर में आ सकता है, या फिर क्लीन इंडिया के फील्ड में आ सकता है ना। तो ये क्या है, अलग अलग हो गए। तो ये क्या है, एप्रोप्रिएशन अकाउंट हो गए। मतलब मेन कहाँ पे खर्च हो रहा है वो क्या हो जाते हैं? हमारे एप्रोप्रिएशन अकाउंट हो जाते हैं। उसके बाद सीएजी का बताया उसने कि अंडर आर्टिकल 148 में जो बताया हुआ है। उसके बाद आता है स्टेट। अब स्टेट में क्या होगा? मींस जो फर्स्ट शेड्यूल में दिए हुए हैं ना, कॉन्स्टिट्यूशन के फर्स्ट शेड्यूल में जो दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग जो भी स्टेट है वो होंगे। यूनियन क्या है? इंक्लूड्स यूनियन टेरिटरी। जो यूनियन टेरिटरी है वो भी क्या है? यूनियन में ही इंक्लूड की गई है। तो ये क्या है, डेफिनेशंस उसने कुछ बताई है जो इंपॉर्टेंट थी। था हमारा चैप्टर 2 में हमारा सेक्शन 3 से सेक्शन 9 तक है। अब इसमें सबसे पहले देखते हैं हम सेक्शन 3 में क्या आता है? हमारा सैलरी। अब सैलरी को देखो याद कैसे रखेंगे हम कि सेक्शन 3 में सैलरी आता है। हमें क्या है, सैलरी किस लिए चाहिए होती है? ताकि हम अच्छा खा सके, अच्छा पहन सके और अच्छा घर में रह सके। मतलब रोटी, कपड़ा और मकान, इन 3 चीजों के लिए सैलरी चाहिए होती है। जितनी ज्यादा मिलेगी उतना सही है ना। तो क्या है, इन 3 चीजों से याद रखोगे कि सैलरी में 3 चीजें हमें चाहिए होती है, रोटी, कपड़ा और मकान। 3 चीजें चाहिए तो सेक्शन बी कौन सा हो गया? उसका 3 हो गया। अब ये जो सैलरी होती है किसके इक्विवेलेंट होती है ना? तो जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट के बराबर इसको सैलरी मिलती है। जितनी जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट को सैलरी मिलती है उतनी सीएजी को सैलरी मिलती है। अब आप इसको याद कैसे रखोगे? अब क्या होता है, हर कंट्री का एक सुप्रीम ऑडिट होता है। जैसे कि हमारी कंट्री का सुप्रीम ऑडिट सीएजी है ना। तो सुप्रीम ऑडिट सीएजी है तो सैलरी भी किसके बराबर मिलेगी? सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर मिलेगी। आप ऐसे याद रख सकते हो। नेक्स्ट, अगर क्या है, अगर उसको क्या है अपॉइंटमेंट होने से पहले क्या है, अगर उसको पेंशन मिल रही है, सीएजी के अपॉइंटमेंट से उसको पहले पेंशन मिल रही है, तो अब अगर वो अपॉइंट होता है एज ए सीएजी, तो क्या है, उसकी वो पेंशन का अमाउंट कट होके उसको सैलरी मिलेगी। मान लो सैलरी अभी कितनी 2,50,000 है। अगर मान लो पहले उसको 50,000 क्या मिल रही थी? पेंशन मिल रही थी। तो सैलरी अब 50,000 कट होके मतलब 2 लाख की सैलरी उसको मिलेगी। उसके बाद आता है टर्म ऑफ ऑफिस। इसकी ट्रिक आप लोग बताना, अगर आपको कुछ आती है तो कमेंट में बताना। अब क्या होता है, टर्म ऑफ ऑफिस इसका होता है 6 ईयर या फिर 65 ईयर्स, है ना। विच एवर इज अर्लियर, जो भी पहले हो जाएगा वो। और क्या है, ये क्या कर सकता है? रिजाइन दे सकता है इन राइटिंग, है ना। क्या है, राइटिंग में रिजाइन दे सकता है किसको? प्रेसिडेंट को। नेक्स्ट आता है हमारा सेक्शन 5 लीव। अब लीव को हम कैसे याद रखेंगे? सेक्शन 5 में अब हमारे क्या होते हैं? 5 वर्किंग डेज होते हैं। अब उन्हीं 5 वर्किंग डेज में हम क्या लेते हैं? लीव लेते हैं, क्योंकि 2 डेज का तो हमारा ऑलरेडी हॉलीडे होता है, सैटरडे संडे। 5 वर्किंग डेज होते हैं, उसी में हॉलीडे लेते हैं, मतलब उसी में हम लीव लेते हैं। तो हमारा 5 से याद रखना, 5 वर्किंग डेज, और लीव भी कितनी लेंगे हम? 5 लेंगे। तो 5 में क्या आता है? हमारा लीव आता है। अब इसकी लीव वगैरह जो होती है वो कैसी होती है? जैसे इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में होती है, उसी की तरह से इसकी लीव वगैरह होती है। नेक्स्ट, अब आता है हमारा पेंशन, सेक्शन 6। अब इसमें कैसे याद रखोगे? जनरली क्या है, हमारा जो रिटायरमेंट की एज होती है वो कितनी होती है? 60। लेकिन
इसमें कितनी है, इसमें 65 है ना, इसमें कितनी है 65 और 6 ईयर्स है, लेकिन जनरली कितनी होती है 60 होती है। तो आप 60 से याद रखना कि जनरली जो एज होती है वो 60 होती है, तो 60 में तो पेंशन का हो नहीं सकता, तो सेक्शन क्योंकि हमारे टोटल 26 है तो इसका क्या होगा 6 होगा। 6 में क्या आती है हमारी पेंशन आती है, इससे याद रखना आप। और इसकी कुछ कंडीशन है, आप एक बार रीडिंग मार लेना। उसके बाद था हमारा सेक्शन 7। इसमें इसमें क्या था, पहले कम्यूटेशन ऑफ पेंशन था। अगर अब कम्यूटेशन ऑफ पेंशन क्या होता है, मैंने अपनी कम्यूटेशन ऑफ पेंशन वाली वीडियोस में बता रखा है, जिसने नहीं देखी वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकता है PC5 की। अब इसका सेक्शन कैसे याद रखेंगे, ये ओमिट हो गया, अब नहीं है। सेक्शन 7 क्या है, ओमिट हो गया है, अब नहीं है। अगर याद रखना तो ऐसे रखेंगे कि सेक्शन 6 में क्या था, हमारा पेंशन था, और पेंशन का कम्यूटेशन किस में हो गया, +1 कर दो, सेक्शन 7 में हो गया। उसके बाद आता हमारा राइट टू सब्सक्राइब टू GPF। अब क्या है, इसके पास GPF भी सब्सक्राइब करने का राइट है। अब इसको याद कैसे रखेंगे कि सेक्शन 8 में आता है, याद रखेंगे हम कि जो 2004 से पहले जिन्होंने अपॉइंट किया, अपॉइंटमेंट जिनका 2004 से पहले था, उनको क्या है ओल्ड पेंशन का फायदा मिलता था, मतलब दुगना फायदा, है ना। आप याद रखोगे कि 2004 से पहले जिन्होंने अपॉइंट किया उन्हें दुगना फायदा मिलता था, तो 4 की गुणा 2 से कर दो, दुगना फायदा 4 दूनी 8, मतलब सेक्शन कितना हो गया आपका 8 हो गया, है ना। 4 का मल्टीप्लाई 2 से कर दो 8, तो सेक्शन 8 में क्या आएगा हमारा GPF आएगा, GPF का दुगना फायदा। उसके बाद हमारी सेक्शन 9 में क्या है, अदर कंडीशंस आती हैं, जैसे कि मान लो हाउस अकोमोडेशन हो गया, है ना, और ट्रेवलिंग अलाउंसेस हो गए, ये सारी कंडीशंस क्या आती है हमारी सेक्शन 9 में आती है। उसके बाद हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है, चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 जो है हमारा 10 से लेके 20 तक है। अब इसको मैंने जो किया है, मैंने क्या किया है, उसको डिवाइड कर रखा है सेक्शन, मतलब चैप्टर 3 को मैंने क्या है दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ, एक हमने अकाउंट्स में और दूसरा ऑडिट में। अब अकाउंट से रिलेटेड जो है सेक्शन वो क्या होते हैं 10 से लेके 12 तक होते हैं, और ऑडिट के जो होते हैं वो कितने से होते हैं 13 से 20 तक होते हैं। अब हम पढ़ते हैं सेक्शन 10A। अब इसमें क्या आता है, अब देखो इसके क्या है ना, अब सेक्शन के साथ साथ इसके सब सेक्शन भी आपको याद रखने हैं कि 10A है 10B है ना, ये सारी चीजें भी याद रखनी है। तो 10A में क्या आता है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल टू कंपाइल अकाउंट ऑफ यूनियन एंड स्टेट। अब ये क्या है, यूनियन और स्टेट का अकाउंट्स क्या करेगा, कंपाइल करेगा। कंपाइल करने का मतलब होता है इकट्ठा करना, है ना, इकट्ठे करना है, कंपाइल करके रखना है उनको। अब इसको याद कैसे रखोगे, याद रखना है कि अगर हम क्रिकेट खेलने के लिए जाते थे तो क्या है, कम से कम 10 लोगों को कंपाइल करते थे ताकि हम क्रिकेट खेल सके, 5-5 की टीम में डिवाइड हो जाए और आपस में क्या है क्रिकेट खेल सके। तो आप कंपाइलेशन से ऐसे याद रखोगे कि 10 में आता है 10 लोगों को इकट्ठा करना खेलने के लिए, तो कंपाइलेशन ऑफ अकाउंट जो आ गया वो किस में आ गया, सेक्शन नंबर 10 में आ गया। अब इसके जो सेक्शन 10 का जो बी है उसमें क्या बताया है कि प्रेसिडेंट और गवर्नर इसको क्या कर सकता है, इस ड्यूटी से रिलीव भी कर सकता है कि भाई आपको नहीं करना है ना, तो इससे क्या है रिलीव भी कर सकता है। और अब क्या है, इसको इस सेक्शन के अकॉर्डिंग ही अब इसको रिलीव भी कर दिया गया है। इसकी जगह अब कौन काम करता है, ये कंपाइलेशन का CGA करता है। नेक्स्ट सेक्शन नंबर 11। अब इसमें क्या है, प्रिपेयर एंड सबमिट। अब क्या करना है, अकाउंट्स को क्या करना है, प्रिपेयर करना है और सबमिट करना है किसको, यूनियन का केस है तो प्रेसिडेंट को, और स्टेट का केस है तो गवर्नर को, और यूनियन टेरिटरी का केस है तो एडमिनिस्ट्रेटर को। अब इसको याद कैसे करना है, याद करना है क्या, ये क्या है, प्रिपेयर करके एक तो प्रेसिडेंट को सबमिट करना है और एक गवर्नर को सबमिट करना है, मतलब एक और एक 11, एक प्रेसिडेंट को एक गवर्नर को, है ना, प्रिपेयर करके सबमिट करना है, एक प्रेसिडेंट को एक गवर्नर को, मतलब कितना हो गया, एक और एक 11 से याद रखना कि 11 में क्या प्रिपेयर एंड सबमिट है। ये कंडीशंस इसकी पढ़ लेना। अब सेक्शन नंबर क्या आता है इसका, सेक्शन नंबर 12। अब इसमें क्या है, गिव इंफॉर्मेशन एंड रेंडर असिस्टेंस। अब क्या है,
सीएजी क्या है, अगर यूनियन और स्टेट्स को अकाउंट्स अपने जो है फाइनेंशियल अकाउंट्स प्रिपेयर करने में कुछ दिक्कत हो रही है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने में कोई दिक्कत हो रही है, तो क्या है सीएजी उसको क्या करेगा, इंफॉर्मेशन देगा और असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, मतलब हेल्प करेगा उसकी ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में। अब इसको याद कैसे रखोगे आप कि अब एक सीएजी को दो लोगों को असिस्ट करना है, एक सीएजी को दो लोगों को असिस्ट करना है, दो लोगों कौन कौन हो गए, स्टेट और यूनियन, तो एक को दो को असिस्ट करना, तो एक और दो कितना हो गया, 12 हो गया। 12 से ऐसे याद रखोगे। अब आते हैं कुछ अमेंडमेंट बता देता हूं, क्योंकि अब हमने यहां तक के सेक्शन तो पढ़ ही लिए हैं, अमेंडमेंट हम आसानी से याद कर सकते हैं। अब सबसे पहला जो अमेंडमेंट आया था 1976 में आया था। 1976 में जो अमेंडमेंट आया था वो सेक्शन नंबर 10, 11 और 22 में हुआ था। 10 में अभी मैंने बताया कि क्या हुआ था कि कंपाइलेशन ऑफ अकाउंट था, कंपाइलेशन ऑफ अकाउंट को क्या कर दिया गया, फिर सीजीए को दे दिया गया ना, उसको उससे क्या कर दिया गया, फ्री कर दिया गया है। उसके बाद आता हमारा 1984। 1984 में क्या हुआ था, सेक्शन नंबर 6 और सेक्शन नंबर 7 और सेक्शन नंबर 9, ये क्या है, सेम है, सेक्शन 6, 7 और 9, सेक्शन 6, 7 और 9, इसमें भी क्या सेक्शन 6, 7 और 9 में ही अमेंडमेंट हुआ था कुछ 1984 और 1987। फोर्थ जो अमेंडमेंट है हमारा 1994 में हुआ था, ये सेक्शन किस में हुआ था, सेक्शन नंबर 6 में हुआ था। और सेक्शन नंबर 6 कौन सा है, पेंशन है, अभी बताया मैंने 60 है, 60 से 6 याद रखोगे पेंशन। 7 बताया ओमिटेड हो गया, और 10 बताया कि 10 लोगों को इकट्ठा करना, कंपाइलेशन 1 में हो गया 1 और 11 है ना, प्रिपेयर और सबमिट करना है, और 22 होते हैं रूल्स, और 9 अदर कंडीशंस है ये। उसके बाद हम आते हैं रिलेटेड टू ऑडिट। रिलेटेड टू ऑडिट जो है ये भी चैप्टर 3 है, कितना 13 से लेके 20 तक है। सबसे पहले 13 देखते हैं। 13 में क्या है हमारा, जनरल प्रोविजन रिलेटिंग टू ऑडिट है। अब इसमें क्या है देखो, सबसे पहले ऑडिट एक 13 का ए, बी और सी, आपको ये भी याद रखना है, ए में क्या आएगा, बी में क्या आएगा, सी में क्या आएगा। बहुत आसान है, बताता हूं, देखिए। एक्सपेंडिचर ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, पहला तो क्या है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। दूसरा एक्सपेंडिचर ऑफ कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, है ना, कंटिजेंसी फंड। और तीसरा क्या है, ट्रेडिंग हो या फिर क्या हो, गवर्नमेंट का मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट हो या पीएनएल अकाउंट कोई हो, तो उसका भी क्या है, ऑडिट करना है। अब देखो ये 3 चीजों का ऑडिट करना है, कंसोलिडेटेड फंड, कंटिजेंसी फंड, और क्या हो गया हमारा, ट्रेडिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग, है ना। इसे याद कैसे रखना है कि एक ऑडिट, एक तो हम क्या है ऑडिट करते हैं ऊपर से 3 चीजों का, इस तरह से याद रखना है कि जनरल ऑडिट में क्या आएगा, एक तो ऑडिट करते हैं ऊपर से 3 चीजों का। 3 चीज कौन कौन सी हो गई, कंसोलिडेटेड फंड, कंटिजेंसी फंड, और क्या हो गया हमारा, ट्रेडिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग या पीएनएल अकाउंट। नेक्स्ट हमारा आता है सेक्शन नंबर 14। अब इसमें क्या है, ऑडिट ऑफ रिसीप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ बॉडीज और अथॉरिटीज। अब क्या है, इसमें ग्रांट और लोन का केस आता है कि ग्रांट और लोन दिया हुआ है किसी बॉडीज या अथॉरिटीज को, तो उसका भी ऑडिट करना है, उसकी रिसीप्ट एंड एक्सपेंडिचर का क्या करना है, ऑडिट करना है। अब देखो इसको याद कैसे रखेंगे, अब ग्रांट और लोन तो दे दिया, लेकिन क्या है, ये भी चेक करना है कि कहीं वो 1 2 का 4 और 4 2 का 1 तो नहीं कर रहे, 1 2 का 4 और 4 2 का 1, है ना। वो सॉन्ग तो सुना होगा आपने, 1 2 का 4 4 2 का 1, तो कहीं वो तो नहीं कर रहे, है ना। तो क्या है, इससे आप याद रखना 1 2 का 4 4 2 का 1, मतलब ग्रांट और लोन दिया हुआ किसी बॉडीज और अथॉरिटीज को, तो वो चेक करना है। अब इसमें क्या है, आपको इसके सबसेक्शन भी याद रखने हैं कि सबसेक्शन 1 में जो आएगा वो क्या आएगा, अगर ग्रांट और लोन क्या है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से दिया हुआ है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से दिया हुआ है, तो इसकी क्या है, 2 कंडीशन है 1 में। एक तो क्या है 25 लैक्स, अगर उसकी अमाउंट क्या है ग्रांट और लोन का 25 लैक्स से ज्यादा है ना, उससे कम नहीं होना चाहिए, वो हो तब इसका ऑडिट करते हैं। या फिर नोट लेस देन 75% ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर, है ना, उस बॉडीज और अथॉरिटीज का क्या है, टोटल एक्सपेंडिचर का 75% से कम नहीं होना चाहिए, तब भी उसका ऑडिट करेंगे। सेकंड केस में क्या है, जो अमाउंट है वो नोट लेस देन ₹1 करोड़ होना नहीं होना चाहिए,
1 करोड़ से क्या होना चाहिए, ज्यादा ही होना चाहिए, है ना। और ये क्या है, अप्रूवल। अब क्या प्रीवियस अप्रूवल लेना पड़ता है, सीएजी को क्या प्रीवियस अप्रूवल लेना पड़ता है, प्रेसिडेंट का या गवर्नर का या एडमिनिस्ट्रेटर का, जो भी केस है उसमें क्या है, इसका प्रीवियस अप्रूवल लेगा। और अप्रूवल कब लेगा, जब उसका अमाउंट क्या है 1 करोड़ से कम ना हो, तो उसको बोलेगा भाई कि ये पब्लिक इंटरेस्ट में करना, इसका ऑडिट करना सही रहेगा, इसको क्या दिया है, ग्रांट या लोन दिया है, तो इसका क्या ऑडिट करना सही रहेगा, तो उसका ऑडिट कर सकता है। अब इसके 14 के 3 में क्या आता है, अब जो फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन हमारी क्या 25 लाख और 75%, और सेकंड कंडीशन क्या 1 करोड़। अब ये दोनों कंडीशन अगर कुछ भी होती है, अगर उसका ऑडिट किया तो सीएजी जो है 14 के 3 में उसका कंटिन्यू ऑडिट करेगा, कब तक, कंटिन्यूअस 2 पीरियड तक उसका क्या करेगा, फिर फर्दर 2 पीरियड तक उसका ऑडिट फिर करेगा। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो फिनिश होती है। इसकी जो है हम सेकंड वीडियो जल्दी लेके आऊंगा। और क्या है, इसके सेक्शन जो है एक बार जरूर अच्छे से याद कर लेना, एक बार वीडियो और देखोगे, मतलब रिपीट कर लेना एक बार वीडियो, तो आपको क्या है आसानी से सेक्शन इसके सारे याद हो जाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।